नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज पे। यहाँ पे दोस्तों हम हर एक मेडिकल की जो नॉलेज है उसको शेयर करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि क्या फैक्ट्स हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले कौन कौन से हमें टेस्ट करवाने चाहिए, या फिर उन टेस्ट की नॉलेज जो डॉक्टर से लिखते हैं और हमें अक्सर पता नहीं होता। तो उसके बाद इंजेक्शंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं CBC के बारे में, जिसका कि कंप्लीट फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट, कि खून के अंदर की होने वाली जो इन्फेक्शंस हैं वो किस कारण से होती है, CBC का क्या रोल है, डॉक्टर इसको क्यों लिखता है और क्यों ये हमें करवाना चाहिए। तो ये सारी नॉलेज जो है जो ये आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। इसको करवाने के बेनिफिट्स क्या रहते हैं, डॉक्टर क्या चेक करता है, क्या देखता है कि CBC करवाने के बाद। दोस्तों इसमें जनरल इन्फेक्शन देखी जाती है और जो हमारी बॉडी है वो किस बीमारी को इंडिकेट कर रही है, ये बेसिक टेस्ट जो है डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है। ये मात्र कोई 150-200 रुपये का टेस्ट होता है, किसी भी लेबोरेटरी में हो जाएगा आसानी से। और इसको करवाने के पीछे डॉक्टर का क्या रीज़न रहता है वो हम सारा आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले CBC के अंदर जो है वो जनरल हेल्थ चेकअप के लिए किया जाता है। जनरल हेल्थ चेकअप के लिए इसको करवाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो खून की मात्रा है उसकी नॉलेज को देखने के लिए, हीमोग्लोबिन के बारे में जांच करने के लिए, खून की मात्रा कितनी है, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, कैंसर, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, थायराइड की जैसी प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए हम CBC टेस्ट का करवाते हैं। CBC टेस्ट के अंदर दोस्तों RBC काउंट्स होते हैं, WBC काउंट्स होते हैं, प्लेटलेट काउंट्स होते हैं और जो है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा बताई जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि RBC क्या है और RBC की फुल फॉर्म क्या है। डिक्रीज हो जाए RBC तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाए RBC तो क्या होता है। RBC की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। जो खून के जो लाल कण हैं उनको RBC कहा जाता है। ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जनरेट करवाते हैं, ऑक्सीजन को हर एक पार्ट में लेके जाते हैं, RBC का काम होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, और अगर इसकी मात्रा जो बढ़ जाए RBC की तो क्या होगा। इसका जो लाइफ स्पैन है दोस्तों वो 13 डेज से लेकर के 120 डेज के बीच में होता है। तो अगर RBC की मात्रा जो है वो अगर डिक्रीज हो जाए, वो कम हो जाए, तो अनीमिया की बीमारी हो जाती है। अनीमिया दोस्तों ये खून की कमी के कारण होता है। खून की अगर मात्रा कम हो जाए तो अनीमिया की प्रॉब्लम्स आती है। अनीमिया भी 6 प्रकार का होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये जो RBCs कम होने के कारण जो अनीमिया की प्रॉब्लम्स भी होती है। उसके बाद अगर इंक्रीज हो जाएगा तो पॉलीस्थीमिया की प्रॉब्लम जो है वो होती है। अगर 7 मिलियन क्यूबिक से ऊपर अगर ये बढ़ जाए तो पॉलीस्थीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम दोस्तों करेंगे, इसके अंदर CBC के अंदर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो 12 से 16 ग्राम तक होती है मेल के अंदर, और 11 से 15 ग्राम होती है ये फीमेल्स के अंदर। ये दोस्तों किसी लैब टू लैब में वेरी भी कर सकता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो किसी लैब टू लैब वेरी भी कर सकता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज वैसे तो फीमेल्स के अंदर 11 से 11 से 15 के बीच में होती है, और जो मेल के अंदर होती है वो 12 से 16 ग्राम होती है। अगर हीमोग्लोबिन लो हो जाए तो हम ये मान सकते हैं कि जो पेशेंट है वो अनीमिया की बीमारी से ग्रस्त है और सफ़र कर रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर हमेशा कोई सिरप वगैरह या टॉनिक जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं इसकी खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए, या फिर आयरन की गोलियां प्रिस्क्राइब, इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद जो RBCs होते हैं उसके अंदर जो है वो कुछ सब डिविजन्स पाए जाते हैं, जिसे हम उनके पार्ट्स भी RBC के कह सकते हैं। जैसे MCV हो गया, MCH हो गया, MCHC। तो ये MCV क्या है, इसका फंक्शंस और रेंज क्या है। MCV बेसिकली दोस्तों इसका नाम है मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, कि जो वॉल्यूम है उस RBCs का उसको चेक करने के लिए। इसकी जो नॉर्मल रेंज है दोस्तों वो 78 से 90 के बीच में है। अगर ये इंक्रीज हो जाए तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मानी जाती है, और अगर डिक्रीज हो जाए आयरन की डेफिशिएंसी मानी जाती है। उसके बाद MCH भी एक पार्ट है RBCs का। इसकी फुल फॉर्म है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन,
कि हीमोग्लोबिन का आकार जो है उसके बारे में बताया जाएगा। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 27 से लेकर के 32 PQ तक का हो जाती है। और PQ ये दोस्तों है, ये इसका यूनिट है इसको मेजर करने का, MCH को, ठीक है। और ऊपर जो मैंने FL इसका बताया मीन कॉर्पुलेशन का, ये भी इसका यूनिट है, ठीक है। तो ये एक मेडिकल टर्म के बारे में जो स्टडी कर रहा है उसको तो पता ही होगा, बाकी आपके लिए इसे जानना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो MCH की जो नॉर्मल रेंज है वो मैंने आपको बताई 27 से 32 PQ है। और अगर ये डिक्रीज होता है तो आयरन डेफिशिएंसी मानी जाती है कि जो आयरन की कमी है, आयरन की कमी के कारण जो अनीमिया हो रहा है वो अनीमिया की बीमारी से ग्रस्त है। लेकिन किस अनीमिया के कारण? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन की कमी यहाँ पे जो है वो मानी जाती है। और इसको पूरा करने के लिए हम डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ टैबलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं आयरन की, फॉलिबाइट वगैरह, या फिर आपको कुछ सिरप वगैरह भी वो प्रोवाइड डॉक्टर करेंगे, या फिर इंजेक्शन वगैरह अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वो फ्लूइड में डाल के कुछ इंजेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों MCH आ गया, इसका फुल फॉर्म हो गया मीन कॉर्पुलेशनल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो ये भी एक RBCs का ही एक पार्ट है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 30 से लेकर के 38% G/DL जो है इसका वो यूनिट माना गया है, सॉरी इसका यूनिट है। और 30 to 38 के बीच में इसका अगर परसेंटेज रहता है तो वो नॉर्मल रेंज आती है। और अगर इससे कम हो जाता है तो इससे भी जो व्यक्ति होगा, वो वुमेन जो मैन होगा, वो आयरन की डेफिशिएंसी से ग्रसित होगा। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे CBCs के अंदर जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो मेन रोल है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंड का काम करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है दुश्मनों से, मीन्स की जो बैक्टीरिया से या वायरस से कहते हैं, तो वो वाइट ब्लड ही है, वाइट ब्लड सेल ही है। वाइट ब्लड सेल जो है प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ। बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, तो लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेगा। नॉर्मल रेंज जो इसकी है वो 4000 से 11,000 क्यूबिक मिलियन होती है। तो अगर वाइट ब्लड सेल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अगर डिक्रीज हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल तो उससे हम मान सकते हैं कि एक वायरल इन्फेक्शन है, या फिर मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। इन लक्षणों को वो जो है दर्शाता है। अगर इंक्रीज हो जाता है दोस्तों तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, निमोनिया को, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी दर्शाता है, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे RBCs के हमने टाइप देखे थे, ऐसे भी WBCs के कुछ टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स के अंदर आता है न्यूट्रोफिल्स आता है, इस्नोफिल्स आता है, बैसोफिल्स आता है, लिफोसाइट्स काउंट्स आता है, मोनोसाइट्स काउंट्स आता है। तो ये भी इन्फेक्शन को ही दर्शाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी इन्फेक्शंस हैं। और अगर ये जो सब पार्ट्स हैं ये अगर इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो किस डायरेक्शन में जो इन्फेक्शन है वो जा रही है और किस बीमारी को इंडिकेट कर रही है, वो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। फर्दर डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिकेट हो गया तो डॉक्टर बता देगा सीधा कि ये बीमारी है। जिस बीमारी को इंडिकेट करेगा फर्दर उस बीमारी का भी टेस्ट करवाया जाएगा, और उस टेस्ट की जांच करने के बाद डॉक्टर जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो टाइप्स ऑफ WBC में सबसे पहले दोस्तों न्यूट्रोफिल्स आते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 50 से 70% की रेंज के बीच में होती है। इस्नोफिल्स जो होते हैं वो 2 से 4 रेंज में होते हैं। बैसोफिल्स जो होते हैं वो 0.1 रेंज में होते हैं। लिफोसाइट 20 to 30 के बीच में होते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं वो 2 से 6 की रेंज में होते हैं। अब सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है WBC के अंदर वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारी इन्फेक्शन के। जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुसता है तो सबसे पहले जो है वो WBCs जो होते हैं वो जा करके वहाँ पे जो माइक्रोफेजेस के रूप में उस बॉडीज़ को, उस बैक्टीरिया को जो है वो घेर लेते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसकी जो WBC की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो वहाँ से पता चल जाता है किस बीमारी में अगर वो इंक्रीज हो रही है तो जो माइक्रोफेजेस वो उनका जो फ्लक्चुएशन है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर कभी बार इसको CBC को 1-2 बार रिपीट भी करवा लेते हैं इन्फेक्शन के दौरान। तो न्यूट्रोफिल्स का हम जानेंगे इसके बारे में। न्यूट्रोफिल्स की जो रेंज है वो 50 से 70% के बीच में होती है, जो नॉर्मल रेंज है। अगर ये इंक्रीज हो जाए, न्यूट्रोफिल्स अगर बढ़ जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाएगा कि कोई बैक्टीरिया घुस गया है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गई है किसी पार्ट में, या फिर एक्यूट इन्फेक्शन भी माना जाता है। जो फर्स्ट स्टेज की इन्फेक्शन होती है वो माना जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में जो इन्फेक्शन है वो बॉडी के अंदर आई है। उसके बाद अगर डिक्रीज हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स घटना शुरू हो जाते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस जो कि TB की बीमारी है वो इंडिकेट
हो सकती है। टाइफाइड इंडिकेट हो सकता है, उसके बाद बोन मैरो फेलियर हो सकता है, उसके बाद ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपने आप ही क्या कर रहा है, उसको प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इसका लिम्फोसाइट काउंट्स। लिम्फोसाइट काउंट्स, तो लिम्फोसाइट काउंट जो है उसके नॉर्मल रेंज जो है दोस्तों वो 20 से 30% के बीच में है। अगर लिम्फोसाइट काउंट्स बढ़ जाते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है, ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम्स होती है, माल न्यूट्रिशन मीन्स कि आप जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके के डाइट नहीं है, आपके जो खाने में कहीं ना कहीं प्रोटीन्स की या कैल्शियम्स की कमी है तो उसे मॉल्टिशन खा रहेगा। मम्स की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है अगर लिम्फोसाइट काउंट, तो कैंसर या एड्स की प्रॉब्लम को वो इंडिकेट करता है। उसके बाद इस्नोफिल्स की नॉर्मल रेंज 2 to 4% होती है, अगर ये बढ़ जाएं तो एलर्जी या अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ब्लड पैरासाइट जो होता है वो देखने को मिलता है। उसके बाद इंटेस्टियल पैरासाइट जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद प्लेटलेट काउंट्स, ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है इस कंप्लीट ब्लड काउंट का। डॉक्टर्स जो है वो मेन फोकस करते हैं प्लेटलेट काउंट्स पे कि प्लेटलेट की जो रेंज है वो कम है कि ज़्यादा है। इससे दोस्तों इनके प्लेटलेट्स डाउन होने से या प्लेटलेट इंक्रीज होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए डॉक्टर्स मेनली इस पर फोकस करते हैं। तो अगर ये प्लेटलेट काउंट्स आपके जो नॉर्मल रेंज है, इसकी रेंज है 1,50,000 to 4,50,000 क्यूबिक मिलियन जो है वो पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अगर ये कम होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, और इंक्रीज होते हैं, बढ़ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये कम हो जाते हैं तो मलेरिया की पाया जा सकता है, डेंगू, टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारियों से हम ग्रस्त हो रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है अगर प्लेटलेट काउंट्स कम है तो। अगर 1,50,000 से कम है तो ऐसा माना जाता है डॉक्टर की तरफ से कि मलेरिया जैसी जो बीमारियां मैंने आपको अभी बताई, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इससे ग्रसित हो सकता है। और अगर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है प्लेटलेट काउंट, तो हैमरेज हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है बॉडी के अंदर, इंजरी हो सकती है, या ऑपरेशंस के बाद भी प्लेटलेट काउंट्स कभी बार क्या होते हैं हमें बढ़ते हुए दिखते हैं। तो डॉक्टर्स एक दो बार इसको दोबारा फिर से रिपीट टेस्ट करवा करके देखते हैं, तो अगर नहीं हुआ तो वो एंटीबायोटिक डाल करके इसको प्रॉपर पोजीशन पे ले आते हैं। तो दोस्तों सीबीसी जो है वो इनडायरेक्टली ये बताता है कि कितनी इन्फेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर है, जो आरबीसीज की जो मात्रा है वो कितनी बड़ी है या कितनी कम हो रही है। दोस्तों जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर वो है ब्लड, मीन्स की आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों। वो बताएगा कि आपकी इन्फेक्शंस का क्या रेट है। अगर आपको कोई किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो वो आपको इंडिकेट करेगा डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल की इन्फेक्शन है तो कितनी है और किस मात्रा में जा रही है। तो सीबीसी जो है वो सबसे ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्टर्स के लिए, हमारे लिए, सब के लिए, कि ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि किस टाइप की जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर पाई जा रही है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।